डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th के एसएसटी का पहला चैप्टर है मेडिवल पीरियड यानी मध्यकालीन युग। इसमें हम पढ़ेंगे कि मध्यकालीन युग कब से कब तक रहा, इसमें कौन कौन से शासकों ने या कौन कौन से कौन कौन से किंगडम थे, कौन कौन से राजा थे जिन्होंने शासन किया। ठीक है, तो सबसे पहले हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है एंशिएंट, सेकेंड है मेडिवल और थर्ड है मॉडर्न। यानी एंशिएंट मतलब प्राचीन, मेडिवल मतलब मध्यकालीन और मॉडर्न मतलब आधुनिक। ये 3 पीरियड में डिवाइड करते हैं। आपने 6 में पढ़ा होगा एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में और क्लास 7 में हम पढ़ेंगे मेडिवल हिस्ट्री के बारे में। मेडिवल हिस्ट्री को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा अर्ली मेडिवल, सेकेंड है लेट मेडिवल। यानी अर्ली मेडिवल मतलब अर्ली मेडिवल का टाइम है 8 to 12th सेंचुरी, यानी 8वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक के मेडिवल पीरियड को हम किस में लेते हैं? अर्ली मेडिवल पीरियड में। सेकेंड जो है हमारा लेट मेडिवल पीरियड, इसको लेते हैं 13th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी, यानी 13वीं शताब्दी से लेके 18वीं शताब्दी तक। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि इस शासनकाल में क्या क्या हुआ था। देखते हैं। पहला, इट कवर साउथ एज वेल एज नॉर्थ इंडिया। जो अर्ली मेडिवल पीरियड था हमारा, वो क्या कवर कर रहा था? साउथ इंडिया के साथ साथ नॉर्थ इंडिया को भी कवर कर रहा था। इस जो 8 to 12th सेंचुरी है, इसमें साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के बारे में हम मैक्सिमम पढ़ेंगे। किसके बारे में? साउथ और नॉर्थ के बारे में। और इस समय जो रूलर थे उस समय वहां के कौन कौन से थे? पाल थे, प्रतिहार थे, राष्ट्रकूट थे, चोल थे और राजपूत थे। कितने? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चोल और राजपूत। इन 5 राजाओं के बारे में हम पढ़ेंगे, रूलर के बारे में पढ़ेंगे। जो लेट मेडिवल पीरियड है वो हमारा 13 to 18th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक है। इसमें जो मुख्यतः यानी मेनली हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो दिल्ली सल्तनत, यानी दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे कि दिल्ली पे कौन कौन से रूलर ने राज्य किया। पहला है आपका बदामी एंड विजयनगर, और साथ ही साथ हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बदामी और विजयनगर किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन है? मुगल एम्पायर, यानी मुगल शासनकाल। और इसके साथ साथ मराठा और सिख, ये 3 शासक यहाँ पे दिल्ली सल्तनत पे सबसे ज्यादा राज किए थे, इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए अब सबसे पहले हम आएंगे मेडिवल पीरियड में जो हमारा है उसमें सबसे पहला कि जो इंडिया का नाम है यानी भारत का नाम है अलग अलग टाइम पे अलग अलग था, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। चेंजिंग नेम्स ऑफ इंडिया, जो इंडिया भारत के जो नाम परिवर्तन है कब कैसे परिवर्तन हुए इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है नाम हमारा सप्त सिंधु। सप्त सिंधु मतलब कहा जाता है 7 रिवर्स, ज्वाइंट ऑफ 7 रिवर्स, यानी 7 नदियों के मेल से जो बनता है उसको बोलते हैं हम सप्त सिंधु। यानी सिंधु मतलब होता है नदी, यानी नदी यानी रिवर्स। सप्त मतलब होता है 7, यानी 7 रिवर्स के मेल से जो बनता है उसको हम बोलते हैं सप्त सिंधु। यानी भारत कॉन्टिनेंट में, जो भारत की जियोग्राफिकल कॉन्टिनेंट है उसमें 7 नदियां बहती थी, जिनके नाम पे ही हम इसको सप्त सिंधु कहते हैं। सेकेंड है आर्यावर्ता। आर्यावर्ता जो हमारे यहाँ आर्यंस रूलर बन आए थे उनके नाम पे ये नाम पड़ा आर्यावर्ता। क्या? आर्यावर्ता यानी आर्यंस, आर्यंस के नाम पे आर्यावर्त पड़ा। थर्ड है भारत या भारतवर्षा। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ एक किंग थे राजा भरत, उनके नाम पे ही इंडिया का नाम भारत पड़ा। और लास्ट में जो इंडिया का नाम है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान किस बेस पे पड़ा था? जो हमारे देश में पर्शियन आए थे और भी बाहर के जो पर्शियन ये जो लोग आए थे उन्होंने इंडिया को हिंदुस्तान नाम से बोलना शुरू किया, तो इसका नाम हिंदुस्तान पड़ गया। उन्होंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ये हिंद महासागर के करीब में था, तो इसलिए इसका नाम हिंदुस्तान रख दिया।
अब हम देखेंगे कि जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारे मेडिवल पीरियड का, वो हमें कैसे पता चलता है कि मेडिवल पीरियड में कौन कौन से राजाओं ने राज किया, कैसे हमें पता चलता है कि उस समय की सभ्यता कैसी थी, यानी कल्चर कैसा था, रिलीजन कैसा था, यानी धार्मिक वहाँ का जो क्षेत्र था कैसा था, वहाँ पे किस धर्म के लोग ज़्यादा रहते थे। इन सब चीज़ों के बारे में हमें कैसे पता चलता है? तो दो तरह से चीज़ें पता चलती है। पहला है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, दूसरा लिटरेरी सोर्सेस, यानी लिखित तौर पे। आर्कियोलॉजी मतलब इसमें आपको बिल्डिंग मिलेगा, आपको कई सारे स्मारक मिलेंगे, मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे, कई सारी चीज़ें। तो पहला हम आएंगे आर्कियोलॉजिकल में, पहला आता है बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स। बिल्डिंग्स यानी उस समय के शासनकाल में किस रूलर के द्वारा कौन सी बिल्डिंग बनाई गई थी, इससे हमें पता चलता है कि वहाँ पे कि जो बिल्डिंग्स की बनावट है या राजाओं का जो भी रूलर था उनका नाम लिखा रहता है, तो इससे पता चलता है कि उस समय इस राजा का शासनकाल था। तो जैसे आगरा फोर्ट है, आगरा का किला है, ताजमहल आप ले लीजिए, या लाल किला ले लीजिए, फतेहपुर सिकरी ले लीजिए, बुलंद दरवाजा ले लीजिए, कई सारे ऐसे जो स्मारक हैं आप ले सकते हैं। चार मीनार ले सकते हैं, फिर से आपका कुतुब मीनार है, ये स्मारक हैं आपके। आप इससे हमें ये पता चलता है कि कुतुब मीनार किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, और आपका लाल किला किसने बनवाया था, और ताजमहल किसने बनवाया था। इन सब चीज़ों का वहाँ पे आप जब जाएंगे तो आपको डिटेल में लिखा रहता है कि इस सन में इसका निर्माण हुआ था और इस राजा ने करवाया था। दूसरा है पेंटिंग। आपको पता होगा कि खुद बाबर एक अच्छा पेंटर था, हुमायूं भी एक अच्छा पेंटर था, और उनकी पेंटिंग्स के नीचे उनका नाम लिखा रहता था। कई सारे इन्होंने जो मतलब पेंटर थे इन्होंने अपने दरबार में रखा था, उनको अच्छे खासे पैसे देते थे ताकि वो उनकी पेंटिंग्स बनाए और इनके बारे में कुछ लिखे। थर्ड है क्वाइंस। अब क्वाइंस से कैसे पता चलता है? देखिए, क्वाइंस की जब स्टडी हम करते हैं, क्वाइंस से अगर किसी चीज़ की हम स्टडी करते हैं तो हम उसको बोलते हैं न्यूमिस्टिक्स मतलब होता है जब भी हम किसी क्वाइन से किसी के बारे में स्टडी करेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा? न्यूमिस्टिक्स। अब क्वाइंस से कैसे पता चलेगा? देखिए, क्वाइंस जब भी कोई भी राजा अगर क्वाइंस चलाता था अपने टाइम में तो क्या करता था, अपनी जो वहाँ का चिन्ह होता था, जो भी उनके क्वाइंस पे सिंबल, यानी जो उस राज्य का सिंबल होता था या उस राजा का जो भी सिंबल होता था उस क्वाइन पे वो अंकित करता था, यानी उस पे छपवाता था, प्रिंट कराता था। तो क्वाइंस कई सारे तरह के होते थे, जैसे गोल्ड के क्वाइंस, सिल्वर क्वाइन, लेदर क्वाइन, आपका ग्लास का क्वाइन, तांबे का क्वाइन, और आपका साथ ही साथ एल्युमिनियम का क्वाइन। कई सारे क्वाइन उस समय चले थे, लेकिन मुगल एम्पायर में सबसे ज्यादा अगर कोई क्वाइन चला था तो गोल्ड चला था और सिल्वर चला था। ये दोनों क्वाइन ऑल टाइम मेडिवल पीरियड तक ये सबसे ज्यादा फेमस रहे थे, दोनों क्वाइन सबसे ज्यादा। तो हम मैक्सिमम इन्हीं दोनों क्वाइन के बारे में सुनते हैं। अब जो अगला है म्यूजिक, आपने तानसेन का नाम सुना होगा। तानसेन एक ऐसे म्यूजिशियन थे जो अपनी म्यूजिक की बदौलत, यानी म्यूजिक से बारिश यानी रेन करा सकते थे, आग जला सकते थे, दीपक जला सकते थे, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अपनी म्यूजिक से कर सकते थे। तो ये अकबर के शासन काल में अकबर के दरबार कवि थे, वो गाना गाते थे और बजाते भी थे, जो भी उनका वाद्य यंत्र होता था बजाते थे। और इससे पता चलता था कि जो मुगल थे वो म्यूजिक प्रेमी यानी म्यूजिक लवर्स भी थे, सबसे ज्यादा म्यूजिक संगीत उनको प्रेम था। दूसरा जो सोर्स हमारा लिटरेरी, यानी हम इसको बोलते हैं लिखित तौर पे जो भी हमें सोर्स मिले, यानी लिखा हुआ जो भी चीज हमें मिलता है उसे हम लिटरेरी सोर्स में आते हैं। अब इसमें सबसे पहले आता है बायोग्राफी और सेकंड आता है ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी मीन्स और ऑटोबायोग्राफी दोनों में डिफरेंस समझिए क्या होता है। बायोग्राफी जैसे हम किसी की जीवनी लिखते हैं वो हमारी बायोग्राफी है। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के बारे में अगर लिखता है तो वो क्या होगा? बायोग्राफी हो जाएगा। उसकी जीवन परिचय लिखता है, उसके जीवनी के बारे में लिखता है तो बायोग्राफी हो जाएगा। ऑटोबायोग्राफी वह होता है जब हम खुद के जीवनी के बारे में जब लिखते हैं तो ऑटोबायोग्राफी होता है। यानी जैसे कि एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई तो ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। और भी जो बायोग्राफी है, जैसे बायोग्राफी हुमायूं नामा,
बाबरनामा, ये आपके बायोग्राफी है, इसको हम ऑटोबायोग्राफी नहीं कर सकते, ये हमारा बायोग्राफी है। तो बायोग्राफी जब हम किसी की जीवनी लिखते हैं तो बायोग्राफी हो जाएगी, और जब हम खुद की जीवनी लिखेंगे तो ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी। सेकेंड है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो एक ऐसी चंद्रबरदाई द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है जो पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा गया है। इसमें चौहान वंश के बारे में और पृथ्वीराज के बारे में सबसे ज्यादा लिखा गया है। साथ ही साथ कल्हड़ के द्वारा लिखी गई राज तरंगिणी बुक एक है जो हमें किस पे बेस है, कश्मीर पे, राज तरंगिणी किसके द्वारा, कल्हड़ के द्वारा, कल्हड़ के द्वारा लिखी गई ये हमारी राज तरंगिणी है। इसमें हमें कश्मीर जैसे क्षेत्र के बारे में, भौगोलिक क्षेत्र के बारे में पता चलता है कि उसमें कश्मीर में कौन राजा था, कौन शासन करता था, इसके बारे में हमें इससे पता चलता है। नेक्स्ट हमारा जो है फॉरेन सोर्सेस। फॉरेन सोर्सेस यानी विदेशी सोर्स हमें कैसे पता चलते हैं। देखिए हमारे देश में बहुत सारे ऐसे यात्री आए थे, चीनी यात्री ह्वेनसांग, फाहियान, ये ऐसे चीनी यात्री। फाहियान जब आया था तो उस समय मौर्यकालीन शासन चल रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, उसने मौर्यकालीन शासन पे एक बुक लिखी थी, ठीक है। एक और एक बुक है तुगलकनामा, जिसको अमीर खुसरो ने लिखा था। तुगलकनामा जो अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई बुक है, इसमें तुगलक वंश के बारे में बताया गया है आपको। लास्ट है आपका जो फॉरेन सोर्स में हम आ रहे थे, तो उसमें आते हैं फॉरेन सोर्स पे। आपको पता है मार्को पोलो, पोलो के बारे में आप लोग जानते हैं मार्को पोलो कौन था? अगर नहीं जानते हैं तो आप हमें एक बार कमेंट करके बताइए, लेकिन हमको पता है कि आप लोगों को सबको पता होगा कि मार्को पोलो कौन था। ये आज आपके लिए टास्क है कि आपको पता करके इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स दिया जाएगा उसमें आपको बताना है कि मार्को पोलो कौन था। तो मार्को पोलो ने अब जब वो वेनिस से यहाँ पे आया था इंडिया 13th सेंचुरी में, तो उसने अपनी जो भी सारी चीज़ें इंडिया की जब खोज किया और उसके बारे में जो कुछ भी बताया, उसने अपने जो बुक थी उसमें एक साउथ क्षेत्र में पांडे, जब मार्को पोलो इंडिया आया था तो अपने साथ उसने साउथ क्षेत्र के यानी दक्षिणी क्षेत्र के पांडु वंश के बारे में सबसे ज्यादा बताया था और उनके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट छोड़ के गया था, जिससे हमें ये पता चलता है कि उस समय इंडिया में क्या चल रहा था साउथ पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही, ये आपका पहला चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगर इसमें कहीं से भी कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस माध्यम से आप हमें अपने प्रॉब्लम लिखें, या जो इस वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजें ताकि हम उसका समाधान कर सकें। आज के लिए धन्यवाद।